हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन। आवेशन की हम विधियां पढ़ रहे थे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे थे, यानी कि वस्तुओं को हम किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं वो हम तरीके पढ़ रहे थे। एक हमने पढ़ लिया पिछले वीडियो के अंदर कि घर्षण द्वारा आवेशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड है स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, शिव ओम। और साथ के साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लिख लीजिए 86 96 60 85 41 8696608541। व्हाट्सएप पर भी आप हमारे को मैसेज करके अपनी सब्जेक्ट और क्लास बताएंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पर भी नोट्स वगैरह भेज देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ के साथ जो शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है उसके अंदर तो आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल ही जाएगा। तो चलिए टॉपिक पढ़ते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। देखिए, प्रेरण क्या होता है? प्रेरण का मतलब होता है प्रेरित करना। जब आप किसी को प्रेरित करते हैं तो मात्र दूर से ही केवल कुछ शब्द बोलेंगे और वो प्रेरित हो जाएगा, यानी कि आप डायरेक्ट उसके संपर्क में नहीं आते, डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में नहीं आते। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। प्रेरण का मतलब क्या होता है, दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु तो है ये और एक वस्तु है ये तो है वस्तु नंबर 1 और ये है वस्तु नंबर 2। हम यहां पर घर्षण के अंदर क्या कर रहे थे, दोनों को हम घिस रहे थे, यानी कि दोनों को क्या कर रहे थे, हम टच कर रहे थे। यहां पे केवल हम प्रेरित करेंगे एक दूसरे को, दूर से ही दोनों वस्तुएं दूर रहेंगी फिर भी एक दूसरे को आकर्षित कर देंगी। वो कैसे करेंगी वो देखिए। मान लो कि ये वस्तु जो है ये है अनावेशित वस्तु, यानी कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, जीरो आवेश है, शून्य आवेश। लेकिन ये वस्तु जो है ये आवेशित वस्तु है। अब आवेशित वस्तु है, इसका मतलब इस पे कोई सा भी आवेश रह सकता है, धनात्मक भी रह सकता है, ऋणात्मक भी रह सकता है। आगे समझेंगे कि ये किस प्रकार से धनात्मक होगा तो ये इस वस्तु पर कौन सा आवेश आएगा, ये ऋणात्मक होगी तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, वो हम आगे देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि भाई एक वस्तु जो है वो तो क्या है, अनावेशित है, यानी कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित नहीं है, और एक वस्तु क्या है, आवेशित है। अब मान लो कि इस पर जो आवेश है वो धनात्मक आवेश है, इस पर कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है। और अनावेशित वस्तु है, इसका मतलब क्या है, इस पे भी ऋणात्मक आवेश भी है लेकिन वो कम है, ज्यादा कौन सा है, धनात्मक आवेश है। मान लो इसके अंदर है ऋणात्मक भी है लेकिन ज्यादा कौन सा है, धनात्मक आवेश है, इसलिए हम वस्तु को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। लेकिन अनावेशित वस्तु है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जितने धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश है। एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, यानी कि जितने धनात्मक आवेश उतना ही ऋणात्मक आवेश। लेकिन यहाँ पे क्या है, धनात्मक आवेश ज्यादा है, इसलिए वस्तु पर हम क्या बोलते हैं कि ये धनावेशित वस्तु है। अब जब हम इनको दोनों को पास में लाएंगे, शब्द पे ध्यान देना, हम इन दोनों को पास में लाएंगे, टच नहीं करेंगे, टच वाली विधि आगे पढ़ेंगे जब हम दोनों वस्तुओं को टच करेंगे। इसमें केवल हम एक दूसरे के पास लेकर आ रहे हैं। यहां पर इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। जब इन दोनों को आपस के अंदर पास लेके आते हैं तो इस पे कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है। अभी भूल जाओ कि भाई इसके अंदर ऋणात्मक है, ऋणात्मक भी है लेकिन वो बहुत कम मात्रा के अंदर है, क्योंकि वस्तु पर कौन सा आवेश हावी है, धनात्मक आवेश हावी है। अब ये धनात्मक आवेश जो है
इसके अंदर जो धनात्मक आवेश है उसको तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करने की वजह से ये धनात्मक आवेश तो यहां पर चला जाता है इस वाले कोने में, बाहर तो जा नहीं सकता, वस्तु के अंदर ही रहना है, लेकिन वो अपना जगह तो चेंज कर सकता है। अगर वो पहले यहां पर था तो वो प्रतिकर्षित होकर दूर चला जाएगा। दूर कहां पे चला जाएगा, इस वाले कोने में आ जाएगा। और ये धनात्मक आवेश जो है, इसके अंदर जो ऋणात्मक आवेश जो था इसको क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो आकर्षित करने की वजह से अभी ऐसा तो है नहीं कि इसकी निकलकर इसकी तरफ चली जाएगी, रहना तो वस्तु के अंदर ही है, लेकिन वो इस वाले कोने के अंदर आ जाता है। तो यानी कि जो वस्तु, अभी भी ये वस्तु जो है इस पर क्या है, शून्य आवेश ही है, यानी कि ये वस्तु अनावेशित ही है। जितना धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश है, लेकिन इनकी जो स्थिति है, आवेश की जो स्थिति है वो परिवर्तित हो गई। इस वाले कोने पर तो कौन सा आ गया, ऋणात्मक आवेश, और इस वाले कोने पे कौन सा आ गया, धनात्मक आवेश। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे दोनों को टच नहीं किया है, अभी दूर ही रखे हैं। अब हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं और इसका ये वाला जो कोना है, ये वाला जो कोना है, इसको इससे करके और जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। अब जमीन क्या है, जमीन के अंदर से आप कितना भी आवेश जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। जो हम अर्थ बनाते हैं ना, अर्थ बनाने का मतलब यही होता है कि आप जमीन को कितना भी आवेश दे सकते हैं। तो जमीन क्या करेगा, ये वाला जो धनात्मक आवेश है इसको खींच लेगा, इसको क्या करेगा, खींच लेगा। तो यानी कि अब वस्तु पर धनात्मक आवेश नहीं है या फिर पहले की तुलना में कम है, तो वस्तु पर आवेश कौन सा भावी हो गया, ऋणात्मक आवेश। अब इसको हटा लेंगे, ये वायर जो हमने जोड़ा था ना इसको हटा लेंगे। अब इसको हटाने के बाद धनात्मक आवेश तो गया और ये वापस जो ऋणात्मक आवेश है ये इसके चारों तरफ फैल जाएगा। यानी कि इस वस्तु पर कौन सा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश। तो वस्तु कौन सी हो गई, ऋण आवेशित हो गई। अगर वस्तु आवेशित वस्तु जो है धनात्मक आवेशित है तो सामने वाली वस्तु कौन सी आवेशित होगी, ऋण आवेशित होगी। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इसको ऋणात्मक आवेशित ले सकते हैं। दोबारा देखिए, बिल्कुल आराम से समझना, जल्दबाजी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को आराम से देखो और हम बिल्कुल आराम से समझाएंगे आपको। ये वापस से हम क्या ले रहे हैं, अनावेशित वस्तु ले रहे हैं और ये है आवेशित वस्तु। पिछली वाली जो हमने पीपीटी ली थी उसके अंदर हमने क्या किया था, इसको धनात्मक आवेशित माना था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऋणात्मक आवेशित मान लेते हैं। समझा रहा हूं, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। अब ऋणावेशित ले रहे हैं, इसका मतलब इस पर कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। और ये कौन सी है, ये न्यूट्रल है, यानी कि इसके अंदर जितने धनात्मक उतने ऋणात्मक, जितने धनात्मक उतने ऋणात्मक, इस प्रकार से है। अब जब हम इन दोनों को पास में लेके आएंगे, पास में मतलब टच नहीं करेंगे, केवल पास में लेके आएंगे। जब इनको पास में लेके आएंगे तो इसका ये वाला, ये कौन सा है, ऋणात्मक आवेशित है, तो ये धनात्मक आवेशित को, धनात्मक आवेश जो है उसको तो कर लेगा आकर्षित, यानी कि उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। और जो इसके समान आवेश है, समान कौन सा है, ऋणात्मक आवेश, उसको प्रतिकर्षित करना पड़ेगा। समान आवेशों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, यानी कि वो एक दूसरे को धकेलते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये ऋणात्मक आवेश है, तो ये कौन से आवेश को दूर निकालने की कोशिश करेगा, ऋणात्मक आवेश को। और विपरीत जो आवेश होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, तो यानी कि ये धनात्मक आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करने की कोशिश करेगा, लेकिन वस्तु से बाहर तो निकल नहीं सकते। तो जो ऋणात्मक आवेश है ये तो इस वाले कोने पे आ जाता है और धनात्मक आवेश इस वाले कोने पे आ जाता है। एक वायर लेंगे और इसको जोड़ देंगे जमीन से, यानी कि इसको क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, वो संपर्कित कर देंगे, यानी कि भूमि जो है, पृथ्वी जो है उससे संपर्क के अंदर ले आएंगे। तो ये वाला जो आवेश है, पूरा ऋणात्मक आवेश जो है वो धरती के अंदर चला जाता है। तो वस्तु पर अब कौन सा आवेश बचा, केवल धनात्मक आवेश। ये वस्तु के अंदर धनात्मक आवेश बच गया। अब इसको दूर हटा लेंगे तो इस पर कौन सा आवेश बच गया, धनात्मक आवेश। तो वस्तु क्या हो गई, धनात्मक आवेशित हो गई। तो हमने जो पिछले वाला जो यहाँ पे
हमने वस्तु को क्या किया था, ऋणात्मक किया था, ऋणावेशित किया था, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को धनावेशित कर रहे हैं। इस प्रकार से हम प्रेरण द्वारा वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, ऋणात्मक आवेशित भी कर सकते हैं और धनात्मक आवेशित भी कर सकते हैं। अब नोट्स देख लेते हैं, नोट्स के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है वो देखिए, बिल्कुल आराम से पढ़ना। स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन, स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक इंडक्शन। यदि एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाएं, एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के समीप लाएं, शब्द पे जाना, बिल्कुल समीप ला रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। जो अनावेशित वस्तु है उसके पास वाली, ये पास में कौन सी है, ये वाली सतह, तो इस पर विपरीत आवेश आ जाता है। अगर इस पर धनात्मक आवेश था तो इस पर कौन सा आवेश आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। और अगर इस पर ऋणात्मक आवेश था, इस पर ऋणात्मक आवेश था, तो इस वाली सतह पर कौन सा, धनात्मक आवेश आ जाता है, यानी कि विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। जो दूर वाली जो सतह है, दूर वाली जो सतह है वो समान प्रकृति का, अगर वस्तु धनावेशित आवेशित है, ये ऋणात्मक आवेशित थी यहाँ पे, तो इस वाली सतह पर कौन सा आ गया, ऋणात्मक आ गया। और यहाँ पे वस्तु क्या थी, ये तो अनावेशित वस्तु थी, हम कौन सी ले रहे थे, ये धनात्मक आवेशित है, तो यहाँ ये वाली जो सतह है इस पर कौन सा आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। यानी कि दूर वाली जो सतह है उस पर तो समान प्रकृति का आवेश आ जाएगा और पास वाली जो सतह है उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाएगा। हमने यहाँ पे ये नोट्स में लिखा हुआ है, बिल्कुल एक एक शब्द को समझिए, उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है। प्रेरण विधि द्वारा वस्तु पर प्रेरित आवेश की अधिकतम मात्रा, अब अधिकतम किसी वस्तु को कितना आवेशित किया जा सकता है, ये फॉर्मूला दे रखा है, Q इज इक्वल टू Q1 माइनस 1 अपॉन K। ये फॉर्मूला दे रखा है कि किसी भी वस्तु को हम कितना आवेश दे सकते हैं, प्रेरण विधि द्वारा किसी भी वस्तु को कितना आवेश दे सकते हैं। Q इज इक्वल टू Q1 माइनस 1 अपॉन K, जहां पर Q प्रेरक वस्तु पर आवेश, यानी कि जो हम आवेशित वस्तु ले रहे हैं उस पर कितना उपस्थित आवेश है वो, और ये जो क्यों है ये क्या है, ये जो हम प्रेरक वस्तु ले रहे हैं उस पर कितना आवेश उपस्थित है वो, और K क्या है, जो अनावेशित वस्तु है उसका पैरावैद्युतांक। तो किसी भी वस्तु पर कितना आवेश हम दे सकते हैं उसका मान कैसे, 1 माइनस 1 अपॉन K, इसको Q डैश मान लो आप। तो अगर किसी भी वस्तु पर हम कितना आवेश दे सकते हैं उसका मान कैसे निकालेंगे, Q फिर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन K। तो ये Q क्या है, जो हम वस्तु ले रहे हैं, जो आवेशित वस्तु ले रहे हैं उस पर कितना आवेश उपस्थित है उसका मान, और K क्या है, जो अनावेशित वस्तु ले रहे हैं, जो उदासीन वस्तु ले रहे हैं उसका पैरावैद्युतांक कितना है उसका मान है। इस प्रकार से हम इसको इसके अंदर मान रख के और हल कर सकते हैं कि किसी भी अनावेशित वस्तु पर हम प्रेरण विधि द्वारा कितना आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। ये हमने डायग्राम से समझा रखा है कि हमने किस प्रकार से किया है। देखिए ये वस्तु क्या है, आवेशित वस्तु है, और ये अनावेशित वस्तु है। इस पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आवेश उपस्थित है। जब इसको इस प्रकार से पास में लाया जाएगा तो इसकी जो पास वाली जो सतह है उस पर तो विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाएगा, और दूर वाली जो सतह है उस पर समान प्रकृति का, यानी कि अगर धनात्मक है तो यहाँ पर धनात्मक आवेश आ जाता है। अब जो हमने दूर वाली जो सतह है उसको हमने क्या कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, भू संपर्कित कर दिया, तो ये पूरा जो धनात्मक आवेश है ये धरती के अंदर चला जाता है। तो वस्तु पर कौन सा आवेश बचा, ऋणात्मक आवेश बचा। अब इसको हम दूर ले जाते हैं तो वस्तु पर अब क्या बच गया, सिर्फ जो ऋणात्मक आवेश है ये चारों तरफ वापस से फैल जाता है। इनकी वस्तु पर वस्तु अब क्या हो गई, आवेशित हो गई।
हम धनात्मक आवेशित वस्तु ले रहे थे, उसकी वजह से ऋणात्मक वस्तु हमारे को प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम प्रेरण द्वारा आवेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रेरण विधि द्वारा किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो अगर आपको और भी ज़्यादा नोट्स वगैरह चाहिए, मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ चाहिए, तो अभी प्ले स्टोर पे जाके हमारी जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। और साथ के साथ ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको भी आप नोट कर लेना, 86 460 85 41। व्हाट्सअप पे मैसेज करके क्लास वगैरह बता देंगे तो हम व्हाट्सअप पर भी नोट्स वगैरह भेज देंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।